नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तराखंड में सुबह तबाही मची और इस आपदा की तस्वीरें हम शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लाइव आज तक पर जुड़ेंगे। लेकिन ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पावर प्लांट पर ये कहर टूटा है आज की इस आपदा का। ये हिमस्खलन जिसे कहा जा रहा है, जब वो इस पावर प्लांट तक पहुंचा और फिर जो उसकी हालत हुई, ये हम आपको एनिमेशन के जरिए इस वक्त दिखा रहे हैं। सैलाब में कैसे ढह गया पावर प्रोजेक्ट, ये उसी का एनिमेशन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, आपदा, भारी आपदा का दिन आज उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले तो शुरुआती जानकारी, क्योंकि आपने तमाम इलाकों का दौरा किया है जो प्रभावित रहे हैं, आपने क्या देखा, राहत कार्य कहां पर पहुंचा है और कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है, कितने लोगों की जिंदगियां खोने का अंदेशा है? रावत जी। अंजना जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपके चैनल का कि ऐसे समय पर जो तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं, वो अफवाहें आज नहीं फैल पाई और उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो आज ये जो आपदा आई है, इसमें ऋषि गंगा, ये जोशीमठ से जब हम आगे जाएंगे तो सब जानते हैं गौरा देवी का नाम रेणी गांव है उनका, तो वहाँ पर ये हिमस्खलन हुआ और उसके कारण उसमें 4 छोटे झूला पुल और जो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, ये बिल्कुल पूरी तरह वॉश आउट हो गया। ये 2020 में ही इसमें बिजली बननी शुरू हुई थी और 13 मेगावाट का लगभग ये प्रोजेक्ट था। आज वहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं है और इसलिए उनको ये कह सकते हैं कि 100% लॉस डेवलपर को हुआ है। उससे जब हम 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो वहाँ पर तपोवन नामक जगह पर NTPC का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट ये निर्माणाधीन था और जिसमें बड़ी संख्या में लेबर काम कर रही थी। ये रेणी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 35-36 लोग काम पर थे, जिनमें से 5-6 लोग सुरक्षित हैं। इसमें 2 पुलिस के जवान जो वहाँ पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए रहते थे, वो भी उसमें काल कवलित हुए हैं। और तपोवन वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो अंदर 150-200 मीटर तक ही वो जा पाए, क्योंकि अंदर भी पूरा दलदल बना हुआ है और उसमें चल नहीं सकते हैं। तख्ते रख करके उनके ऊपर जान जोखिम में डालकर ही वहाँ पर प्रवेश वो कर पाए हैं। लेकिन हाँ, उसका जो मुहाना है वो खुल गया है और कल फिर वहाँ पर हमारी टीमें जाएंगी। ITBP, सेना और जो स्टेट की हमारी जो SDRF है, ये सारे विशेषज्ञ वहाँ पर पहुँच गए हैं। भारत सरकार ने भी 150 NDRF की टीम भेजी है, जो अभी 2 घंटा पहले देहरादून से तक हवाई जहाज़ से आई और यहाँ से उनको बाई रोड वहाँ के लिए उनको भेज दिया गया है। सेना के 3 हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स का भी एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर है, प्रशासन पूरा वहाँ पर मौजूद है। मैं स्वयं जब मुझे खबर मिली तो मैं तुरंत वहाँ के लिए मैंने प्रस्थान किया था जी। और अभी तक जो मिसिंग है तो वो 130-135 के आसपास, इससे अधिक भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभी वहाँ पर इस स्थिति में नहीं है। कंपनी के लोग भी इस स्थिति में बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब रेस्क्यू में इस समय लगे हुए हैं। सबसे पहला लक्ष्य इस समय तक जान बचाने का है और अभी तक 8 बॉडी रिकवर हुई हैं जी। बाकी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जी।
पूरी जानकारी आपने दे दी विस्तृत। अब कुछ सवाल हैं। आपने बताया कि एक बड़ी सुरंग है जिसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं। क्या कोई संख्या है हमारे पास सर? क्योंकि जो छोटी सुरंग थी इसमें आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि वो फोन से उन लोगों में के साथ संपर्क में थे, तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई निश्चित संख्या है हमारे पास कि कितने लोग? जी अंजना जी, इसमें 2 टनल हैं। हाँ। एक टनल जो छोटी टनल थी वो तो संपर्क में थे फोन पर, और उनसे हमने स्वयं बातचीत की, उनको हमने ढांढस बंधाया कि आप हिम्मत रखिए, आपको निकाल लिया जाएगा, और वो निकाल भी लिए गए हैं। लेकिन जो लंबी टनल है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, ये अप स्ट्रीम में कहना चाहिए हमको, उनसे कोई संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जब हमारी टीम वहाँ अंदर गई 150-200 मीटर के करीब, तो वहाँ उन्होंने ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें देकर भी कोशिश की कि वो कुछ बोले, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा अंदर हों या उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। तो अभी उनके बारे में कुछ भी बता पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। कल वहाँ पर और एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पर पहुँच रही है। दिक्कत अंजना जी ऐसी है कि जो टनल का जो मुहाना है और जहाँ तक सड़क है वो लगभग 150 मीटर है, और इस 150 मीटर में लगभग 35 फुट गहरा मलबा आ गया है, जिसमें कोई व्हीकल नहीं चल पा रहा है। और जो हमारे जवान हैं वो भी तख्ते डालकर, लकड़ी के तख्ते डालकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उधर आगे निकल रहे हैं जी। तो उससे जो रेस्क्यू में जो सफाई करनी है टनल की, उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोग कल प्रयास करेंगे कि कुछ और उसके लिए कोई तरीका निकाला जाए, लेकिन मशीनें सब उपलब्ध हैं वहाँ पर, लेकिन मशीन उसमें चल नहीं सकती है, तो मैनुअल ही वहाँ पर प्रयास हो रहा है। जी अच्छा, सड़कें कौन कौन सी प्रभावित हुई हैं सर? क्योंकि आप इस पूरे इलाके में आज गए, क्या कुछ मुख्य सड़कें भी हैं जो प्रभावित हो गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन, पहाड़ों में हर जगह पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है राहत कार्य का, तो क्या ऐसी भी सड़कें हैं जो प्रभावित हुई हैं? ये जो ऋषि गंगा जो नदी है, उस पर एक मोटर ब्रिज था जो हमारी ग्रेफ ने जिसको बनाया था, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और ये चाइना बॉर्डर की तरफ ये सड़कें जाती हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर हमारा बड़ा होती जो बॉर्डर है, वो उसका ही ये मुख्य मार्ग है। तो मार्ग को तो कोई क्षति नहीं पहुँची है, लेकिन ऋषि गंगा में ये जो तमाम जो आज आपदा आई है, उसके कारण जो पुल था वहाँ पर, जो लगभग 60 मीटर लंबा पुल था, वो पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि वहाँ पर हम वैली ब्रिज बना दें। उसके लिए सेना का भी सहयोग लिया जा रहा है, और हमारी जो PWD है, हमारे पास भी कुछ पहाड़ों में हम कुछ ऐसे वैली ब्रिज रखते हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग जोड़ दें। उसके अलावा 4 झूला पुल थे जो लोग पैदल उनसे नदी को आर पार करते थे, वो भी वॉश आउट हुए हैं। लगभग हमारे 17 गांव सभाएं हैं उधर, जिनमें से 7 गांव तो माइग्रेट हो जाते हैं सर्दी में, वो नीचे चमोली गोपेश्वर के आसपास, चमोली के आसपास, कर्णप्रयाग के आसपास माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी 11 गांव सभाएं हैं वो अभी सड़क मार्ग से कट गई हैं। वहाँ पर जो हमारे पास तमाम तरह की जो उनके लिए आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमारे पास लोकल भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर हमको उपलब्ध कराए हैं। जी। कल वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर और वहाँ पर आ जाएंगे। तो आप बता रहे हैं सर कि 12 गांव सभाएं हैं, आपने रैनी गांव का जिक्र किया। अच्छा, पहाड़ों पर अक्सर जो रिहायशी इलाके हैं वो अलग अलग जगहों पर आइसोलेटेड भी कुछ घर और ये सब होते हैं। इस प्रलय के रास्ते में क्या आपके पास जानकारी है कि इस प्रलय के रास्ते में ऐसे कुछ रिहायशी इलाके आए हों? देखिए अंजना जी, रिहायशी इलाका जो हमारे मजदूर थे जो टनल में काम कर रहे थे, वही इससे प्रभावित हुए हैं। बाकी कोई भी गांव इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक चीज़ और रही कि संडे के दिन जो स्थानीय लोग हैं वो छुट्टी कर लेते हैं, संडे को वो छुट्टी का दिन मनाते हैं अपना। तो ये संयोग कहिए कि स्थानीय जो लेबर थी वो आज पूरी तरह छुट्टी पर थी। 5-6 लोग वहाँ पर डेथ हुई है या मिसिंग हैं, जिनमें 2 तो हमारे जो भेड़ बकरी वहाँ पर पालते हैं, उनकी भेड़ और बकरियाँ भी सही तो लोग वहाँ से मिसिंग हैं, और उसके अलावा 3-4 स्थानीय लोग और मिसिंग हैं। बाकी गांव को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है,
और अन्य सड़कों को भी किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। अब मैं रावत जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने भी शुरू में हिमस्खलन शब्द का प्रयोग किया, क्या इसके बारे में पुख्ता जानकारी है कि किन परिस्थितियों में क्या वाकई एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, वो बहा और जो कुछ उसके रास्ते में आया उसको लेकर आगे बढ़ा, क्या हुआ दरअसल, इसके बारे में अभी अंजना जी, तक क्या पुख्ता जान जी? अंजना जी, इसके बारे में तो अभी जो लोग इसके अध्येता हैं वो इसके बारे में उनको कहा है कि जो हमारा जो इसरो है और यहाँ पर हिमालयन एक रिसर्च सेंटर है हमारा, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी, तो हमने उन अपने अधिकारियों से कहा है कि उनसे संपर्क करके इसका पता लगाएं कारण क्या था। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू पर है कि जो लोग जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको हम बचाएं, और ये सब चीज़ें जो वैज्ञानिक हैं वही इसके बारे में अधिकृत हमको बता पाएंगे, तभी हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल रावत जी आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर लोग सैलानियों के तौर पर भी जाते हैं और जो जीते हैं वो बड़े जिंदा दिली से जीते हैं, इसीलिए क्या कई लोगों के इस सवाल में दम है कि विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन कहीं पर हमको तलाशना होगा और उसमें आई कमियों और गड़बड़ियों की वजह से ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है? अंजना जी, हम लोग हिमालय के लोग हैं और हमारे जीवन काल में ही ऐसी चेर टूटे, किस तरह से नदियों में बांध बन गए, फिर वो टूट गए, फिर कितने पुलों को बहा कर ले गए, कितनी मौतें हुई हैं, ये तमाम हमारे लोकगीतों में इस तरह की उल्लेख हमको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बड़ी चुनौती है आपकी सरकार के लिए और देश के भी सामने, और आपका ये पूरा जो मिशन है राहत कार्य का, उसमें आप सफल हों, ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत जी। और अब आइए आपको छोड़े जाते हैं उन तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन वो हौसला जिसके बलबूते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।